बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप लोगों के तवज्जुह से आप लोग तो यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा मैं एक इन शॉर्ट कर दूँ कि मैंने लास्ट 3 मंथ्स के अपने कोई अल्हम्दुलिल्लाह 250 प्लस मेरे जो लाहौर के जो मेरे साथ इन टच क्लाइंट्स थे, मैंने उनको आज इनवाइट किया था स्पेशली, क्योंकि मेरा तकरीबन हर 3-4 महीने में वैसे ट्रिप लगता है लाहौर इस्लामाबाद का, लेकिन इस दफ़ा कुछ 8 महीने के बाद लगा है ड्यू टू मेरी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी। जब भी मैं लाहौर इस्लामाबाद आता हूँ तो मेरी उस तवज्जुह से कोशिश होती है कि जितने भी उस पीरियड के मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको एक ज़िम्मेदारी के तौर के ऊपर इनवाइट भेज दूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ। जिन लोगों को ये होता है ना कि उमर भाई हमें आपसे पर्सनली मिलना है, आप पर्सनली कंसल्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप बताएं आप कब आएंगे, हम आ जाते हैं कराची। ये सब लाहौरियों का ये वाला अंदाज़ है। ये लाहौर की स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड हैं ये, ठीक है, आप बताएं हम आ जाते हैं, हमें 1 to 1 मिलना है, 1 to 1 गाइडेंस करनी है। तो फिर मैंने उनको 4 दिन पहले जिस तरह से आप लोगों को मैसेज किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ सैटरडे का दिन। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ वर्किंग डे होता है सैटरडे का, तो मेरे हिसाब से ये था कि भाई ऑफ होगा। सो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं आऊँ तो मैं क्लाइंट से ये कह दूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप लोग अपने कीमती वक्त में से निकाल के फिजिकली अगर मिलना चाहते हैं तो आप लोग आ जाएं। तो 250 प्लस लोगों को मैंने इनवाइट किया था, उसमें से 50 लोगों ने मुझे ये कह दिया था कि हाँ भाई हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और 50 में से कितने बैठे हुए, ठीक है। सो ये हमारी अप्रोच का अंदाज़ा है, ख्याल है कि भाई हम लोग कितना सीरियसली अपने आप को लेते हैं, ठीक है। सो इधर ही से मैं शुरू कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सवाल ले लूँ कि हमने लंबी गपशप नहीं करनी, मेरी भी आगे एक मीटिंग है। कहने का मकसद ये है कि डंडा रख के ना कोई आपको नमाज पढ़ा सकता है, ठीक है, ना कोई आपको डंडा रख के नमाज पढ़ा सकता है, ना मैं डंडा रख के आपको फिटनेस करा सकता हूं, ठीक है। आप अगर खुद करना चाहेंगे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का ख्याल होगा तो आप करेंगे। आप मैम या ये हमारे भाई या ये भाई या आप बैठी हुई हैं, ये कोई भी नहीं कह सकता कि हमें तो किसी ने हवा भर दी और हमें मोटा कर दिया, ठीक है। आप अगर आज वजन आपका बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि आपने खाना खाया है और खाना आपने मुंह से खाया है, और मुंह में किसी ने खाना डाला भी नहीं है, वो आपने अपने हाथों से उठा के अपने मुंह में डाला है। सो नोबडी इज एल्स टू बी ब्लेम्ड। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी हालत के, सही है। सो सबसे पहले आपने अगर सोल्यूशन पे आना है ना, देखो हर बंदा मुझसे क्यों राब्ता करता है, राब्ता वो इसलिए करता है कि यार हमें अपना वजन कम करना है, ठीक है। वजन कम करने के लिए आप राब्ता करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आने से पहले हमें ये रियलाइज करना होता है कि ये हमारा अपना कसूर है। ये पहली स्टेज होती है। ये हमें किसी ने डंडा रख के मोटा नहीं किया, ये हमारा अपना कसूर है कि हम यहां तक पहुंचे। जब ये रियलाइजेशन आपके अंदर आ जाती है तो ये पहला स्टेप होता है कि हाँ तब्दीली के कुछ आसार हैं, कुछ गुंजाइश है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप फिर सोचते हैं यार हमें कोई गाइड करने वाला मिल जाए, ठीक है, कि हम सही डायरेक्शन को फॉलो कर लें, हमें कोई गाइडेंस मिल जाए सही कि हम उसको फॉलो करके अपने रिजल्ट्स अचीव कर लें। सही गाइड करने वाला मिल जाए, अदरवाइज गाइड करने वाले तो बहुत है, ठीक है, सही गाइड करने वाला मिल जाए तो उस गाइड करने वाले को आप तलाश करते हैं, ठीक है। फिर उस सही गाइड करने वाला अगर आपको मिल जाए, उसने आपको गाइड कर दिया, तो फिर बॉल आपके कोर्ट में आ जाती है कि अब फिर वो डंडा रख के आपको फिटनेस नहीं करा सकता, ठीक है। अल्लाह के नबी आज हमारे साथ 1500 साल तकरीबन गुजर गए, वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपनी तालीमात हमें देके चले गए, हम उनको देखे बगैर उनकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं। अगर हमें देखने की जरूरत होती तो हम तो भाई सीधे सीधे काफिर हो जाए, हम बोले भाई हमने तो देखा ही नहीं, नबी को तो देखा ही नहीं, हम तो फॉलो नहीं करते। हम तो उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई वो रास्ता है जो हमें हमारे रिजल्ट अचीव कराएगा। सो गाइडेंस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो गाइडेंस मैंने पूरा एक प्रोटोकॉल, पूरा एक स्टैंडर्ड, एक तरीकेकार बनाया हुआ है, उसमें हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं चैलेंज करता हूं मैम, वो एक भी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन नाउ 25,000 प्लस क्लाइंट्स सिंस 2018 नाउ, ठीक है, एक क्लाइंट भी हैदर आपको ही बताऊं, एक क्लाइंट उसमें ऐसा नहीं है जो कि ये कह दे कि उमर भाई हमने आपकी बताई हुई गाइडेंस को फॉलो किया जैसे आपने बताया और हमारा वजन कम नहीं हुआ या हमने अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं किए। एक क्लाइंट भी ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बोलता हूं कि अगर एक क्लाइंट ऐसा मिल जाए ना, सबसे पहले तो मैं तुमसे माजरत भी करूंगा, तुम्हारी फीस भी मैं वापस कर दूंगा, और फिर मैं अपनी कंपनी बंद कर देता हूं अगर मैं एक क्लाइंट भी ऐसा मिल जाए कि उमर भाई हमने 100% आपकी बात पे अमल किया और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
और फिर कोई वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पाकिस्तान के तमाम कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने हमें बड़े चैनल ने बुला के इनवाइट ना किया। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह लम्स में मिल के आया हूँ, लम्स ने मुझे इनवाइट किया था, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, लम्स ने मुझे इनवाइट किया। फिर मेरा उनसे जिक्र हुआ कि भाई मैं अपनी ऐप भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो लम्स ने मुझे इतनी बड़ी ऑफर करी, उन्होंने बोला कि आप अपनी ऐप हमारे साथ लॉन्च करें, हम आपको यहाँ से बाकी पाकिस्तान की तमाम 250 यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करें, हमें खुशी होगी। इतनी बड़ी उन्होंने ऑफर की है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कि भाई अगला बंदा फॉलो कर रहा है, चीज़ कर रहा है, मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, फॉलो आपने करना है, मैं डंडा रख के नहीं करवा सकता। अब उस गाइडेंस के लिए मैंने एक पूरा तरीक़ेकार, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, मैंने सर्टेन वीडियोस भी भेजी हैं। उन वीडियोस को मैंने एज अ प्री रिक्विजिट आप लोगों को कहा था कि इनको गो थ्रू कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उन वीडियोस के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की है जो कि कोई माइकल आल डिस्कस नहीं करता फिटनेस की इंडस्ट्री में, तो लोगों को अलिफ बे नहीं पता। मैंने उसमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, इनका फंक्शन आपकी बॉडी पे क्या होता है, मैंने उसको तक को जिक्र किया है, ठीक है। आपने देखी है वीडियोस? आपने भी देखी है मैम? अच्छा, देखी है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्ब्स क्या है? like this roti chawal, these are carbs. ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट सारी वो चीज़ें जिनके अंदर आपकी ये तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये रोटी चावल भी है। नहीं, ये तो वही कॉपी पेस्ट हो गया, एग्जाम्पल हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, करते क्या है? मैं ये किस्म का फ्यूल है, चलो बेहतर, फिर आगे जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन ठीक है। उसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए, तो किस तरह से हमें लेके चलना है, किस तरह से मिक्स, ठीक है। सर आप बताएं कि क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? हमारी डेली रूटीन में जिसकी यूज़ होती है ना, हमारी बॉडी जिस वर्क करती है वो कार्ब है, कार्ब के बगैर हम चल ही नहीं सकते। तो कार्ब्स क्या हुए? क्या हुए? फ्यूल हुए। क्या हुए? अच्छा, ये आधी अधूरी नॉलेज है। अच्छा, अगर फिटनेस को, वालेकुम सर, कैसे, खैरियत से? बैठे बैठे। अच्छा, अब अगर आपने फिटनेस को समझना है ना, अगर आपने फिटनेस को समझना है, दैट मीन्स, अच्छा पहले उस पे आने से, कार्ब्स के ऊपर आने से पहले फिटनेस को समझ लें। फिटनेस क्या है, ठीक है। फिटनेस एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। सब्जेक्टिव से मुराद ये होता है कि जो बंदा डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है। ये सब्जेक्टिव है कि हर बंदे के हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन और है। अब आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन और है, और क्रिकेटर के लिए फिटनेस की डेफिनेशन और है। अब फिटनेस इटसेल्फ क्या है? फिटनेस का मतलब यह है कि एक इंसान अपने 24 घंटे का जो दिन है वो जिन एक्टिविटीज में गुजारता है, अगर वो एक्टिविटीज करने के अंदर उसको थकन महसूस नहीं होती, उसको कमजोरी महसूस नहीं होती, वो लेथार्जिक नहीं होता, वो बगैर दर्द के, बगैर प्रॉब्लम के एफिशिएंटली अपनी एक्टिविटी, जो 24 घंटे का उसका रूटीन है, उसको सही तरीके से पूरा कर रहा है, सो ही इज फिट अकॉर्डिंग टू हिज ओन डेफिनेशन। अगर आप खाना पका रही हैं, आप रोटी पका रही हैं, आप आना जाना कर रही हैं, आपको कोई कमर में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, आप सुस्त नहीं हो रही, थकन नहीं हो रही, आप फिट है। अब क्रिकेटर जो है उसको फील्ड पे भागना है, उसको 10 घंटे फील्ड के ऊपर भागना है। फुटबॉलर की फिटनेस का लेवल अलग होगा, क्रिकेटर की अलग होगा, गोल्फ के प्लेयर की अलग होगा, टेनिस के प्लेयर की अलग होगा। सबके लिए फिटनेस की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। ये वेट लिफ्टिंग प्लेयर है, इनके लिए जो फिटनेस की डेफिनेशन है वो और है, मेरे लिए और है। मेरे लिए फिटनेस क्या है कि मैंने 6 पैक्स बनाने, क्योंकि मेरे 6 पैक्स देख के लोग मुतासिर होंगे और बोलेंगे भाई इस बंदे की फिटनेस है तो भाई इसको ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन 6 पैक्स इज नॉट फिटनेस, ठीक है। मेरे लिए फिटनेस है वो, ठीक है। मैं भाई दिन में 4 घंटे वर्कआउट करता हूं, मुझे शौक है, तो मेरे पास इतनी फिटनेस होनी चाहिए कि भाई मैं 4 घंटे का वर्कआउट कर सकूं। आप भाई 1 घंटे का करती है, आपके हिसाब से आपकी डेफिनेशन और है। आपको अपना वेट भाई 70 पे लेके आना है, आपके लिए अलग गोल्स होंगे, अलग तरीकेकार होगा। आपको भाई 60 पे आना है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव अलग है। आप कंप्यूटर पे बैठ के 9 to 5 काम करते हैं, आपको यह है कि यार मेरी कमर में दर्द ना हो जाए, भाई मैं शादीशुदा आदमी हूं, मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो ना हो जाए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत अगर नहीं हो रही, आप फिट है। अब बंदा, अलार्म कब बजता है? अलार्म तब बजता है जब आप अपने उस 24 घंटे के रूटीन के अंदर फिट महसूस नहीं करते।
तब अलार्म बजता है, फिर आप बोलते हैं। और हमारी कौम ऐसी है, जब पानी सर से गुजर जाता है तब हम ट्रैक पे आते हैं, ठीक है। हमारी कौम का अनफॉर्चुनेट है। सो ये तो है फिटनेस की डेफिनेशन, वो आप सबके हिसाब से क्या क्या होगी वो आपको अब समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर आपको फैट लॉस को डिफाइन करना है तो फैट लॉस में और वेट लॉस में थोड़ा सा फर्क समझें। जब वेट लॉस की बात आएगी, भाई मैंने ये गिलास पकड़ लिया है और 1.5 लीटर की मैंने पानी की बोतल, अभी मेरा मिसाल के तौर पे वजन 80 किलो है, मैंने 1.5 लीटर 1.5 kg पकड़ा और मैं अब वेट अपना मेजर करूंगा, कितना होगा 81.5, ठीक है। अब मैंने पानी की बोतल उतार दी, जूते भी उतार दिए, टी शर्ट भी उतार दी, 2-2.5 किलो कम हो जाएगा। मैंने वॉशरूम भी कर लिया, सुसु भी कर ली, मैं जाके भाई बिल्कुल फ्री हो गया, मेरा 2.5-3 किलो कम हो गए, तो ओवरऑल वेट लॉस हो गया मेरा, ठीक है, मेरा वेट लॉस हो गया। तो लोग रात को खाना खा के वजन करेंगे, बड़ा हुआ आ रहा है, सुबह उठेंगे भाई सुसु वसु करके फ्री होगा, भाई वेट कम हो गया, मैं खुश हो गया, वेट लॉस। वेट लॉस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जब वेट लॉस की बात होगी दैट मीन्स कि आपकी बॉडी मसल्स लूज कर रही है तो भी वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। आपने बाल कटा लिए तो भी वेट लॉस हो रहा है। अगर वेट लॉस आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप अपना हाथ कटवा के आ जाए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप 2 दिन खाना ना खाएं, जब आप सुसु करेंगे और आप समझ गए आप लोग, ठीक है, तो आपका वेट लॉस होगा क्योंकि बॉडी से आपका कुछ निकला है। असल जो टर्म है दैट इज फैट लॉस। फैट लॉस का मतलब क्या है कि आपने अपने मसल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उस मसल से आप तमाम एक्टिविटी करते हैं, एनर्जी मसल के थ्रू यूज होती है। मसल को प्रोटेक्ट करना है और चर्बी को पिघलाना है, उसको फैट लॉस कहते हैं। सो राइट वर्ड इज फैट लॉस। 2018 से पहले अगर आप मुझे कोई ये दिखा देना कि किसी ने मार्केट में फैट लॉस का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, तो मैं फिर आज कंपनी बंद कर देता हूं। ये फैट लॉस का लफ्ज हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस का चूरन बेच रहे थे सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट, बड़े बड़े डाइटिशियन। वेट लॉस फैट लॉस का फर्क नहीं पता। आपको कहेंगे भूखा रहें, जब आप भूखा रहेंगे तो 4 दिन में 1 ग्राम रोटी जो है वो 4 ग्राम पानी होल्ड करती है, ठीक है। आपने रोटी कंज्यूम की 200 ग्राम, 200 ग्राम रोटी आपकी 1 लीटर पानी होल्ड कर लेगी बॉडी में, होल्ड करेगी, पानी होल्ड करती है, सोक करती है, स्पंज की तरह से सोक कर लेती है। तो आप 200 ग्राम रोटी खा के 1 लीटर पानी पिए, आपका वजन 1 किलो 200 ग्राम बढ़ जाएगा। 24 घंटे के बाद आपको पॉटी होगी, ठीक है, फ्लश आउट होगा पानी आपकी बॉडी से सुसु के थ्रू, आपका आधा-पौना किलो वजन कम हो जाएगा। ट्रेनर कहेगा देखा मैंने तुम्हारे 1.5 किलो वजन कम करा दिया यार, हाँ मुझे प्लान काम कर रहा है इसका, ये बड़ा अच्छा डाइटिशियन है। उसको कहते हैं वाटर वेट लॉस, वाटर वेट कम हुआ है। तो आप लोग शुरू में नोट करते हैं कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग अपनी फिटनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू के अंदर 4-5 किलो कम होता है। वाह उमर भाई योर प्लान इज वर्किंग, आपने 5 kg हमारा लॉस करा दिया। ओ भाई वो पानी निकला है, सुसु निकली है, क्योंकि तुमने कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम किए तो बॉडी अब ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर रही। वो कमाल नहीं है, असल चीज है चर्बी पिघलनी चाहिए, समझ रहे। अब समझ लें, अगर आपने फैट लॉस को समझना है तो फैट लॉस को समझने के लिए अगर मैं इसको डिफाइन इजी सिंप्लीफाइड कर दूं, फैट लॉस कैन बी सिंप्लीफाइड इन सिंपल वर्ड्स, इट इज मैनेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है गौर से समझ लें, आज आपको समझ में आ जाए तो आपकी जिंदगी का मकसद सफल हो जाएगा। सिर्फ ये साइंस समझ लें आप, ठीक है। समझ में आ रही है, गौर से सुन रहे हैं सारी बातों को या दिमाग कहीं और चला गया है? सुन रही है ना मैम? अब गौर से सुने। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है। मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूं और ऑफिस से वापस आता हूं गाड़ी के अंदर। मुझे रिक्वायर्ड है 2 लीटर ऑयल, पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल रिक्वायर्ड है। यहां से मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से मैं घर आता हूं, 2 लीटर। मैंने 2 लीटर पेट्रोल डाला, ऑफिस गया, वापस आया, घर पहुंचते पहुंचते कितना बचा? 0, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने दूसरे दिन भी 2 लीटर डलवाया, आना जाना किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैंने तीसरे दिन
4 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, आना जाना किया, कितना बच गया? 2 लीटर बच गया। ये जो 2 लीटर एक्सेस मेरे पास बच गया है, ये मेरी बॉडी में स्टोर हो गया एज फैट्स। अब सुने क्या हुआ, मुझे रिक्वायर्ड है पूरे दिन में जितना भी मैं काम करता हूं, कोई भी काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे ये हाथ चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, बात करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेरे सिस्टम को फैट बर्न करने के लिए एनर्जी चाहिए, मुझे उठने बैठने के लिए, जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए मुझे ताकत, एनर्जी चाहिए, एनर्जी, ताकत चाहिए। वो ताकत मुझे प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स है। जो काम गाड़ी के अंदर पेट्रोल का है, वो काम मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल यानी रोटी, चावल, मैदा, चीनी, आलू, ठीक है, ये क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स। अब मुझे पूरे दिन में मैं जितना काम करता हूं, उमर बिलाल की बात कर रहा हूं, मैं जितना काम करता हूं, 2 रोटियां जितनी एनर्जी देती हैं, मुझे उतनी एनर्जी चाहिए, मुझे 2 रोटी जितने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है, 2 रोटी जितने कार्बोहाइड्रेट्स की दिन में रिक्वायरमेंट है, या 1 प्लेट चावल जितनी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं 2 प्लेट रोटी खाऊंगा, 1 प्लेट चावल खाऊंगा या 2 रोटियां खाऊंगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जितनी मुझे एनर्जी चाहिए थी मैंने उतनी कंज्यूम करी और मैंने खर्च कर दी। लेकिन मैंने 3 रोटियां खाई, मैंने 4 रोटियां खाई, यूज कितनी करी? 2 एक्सेस बच गई। अब जब वो पेट में गई, खून में शामिल हो गई, तो 2 एक्सेस बच गई। अब खून को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई उमर भाई को चाहिए 2 रोटियां थी, 2 रोटी जितनी एनर्जी चाहिए थी, इन्होंने 2 रोटियां एक्सेस खा ली। अब भाई मैं क्या करूं? तो वो 2 रोटियां मेरी बॉडी चर्बी बना के स्टोर कर देंगी बैकअप के तौर के ऊपर। कि जिस तरह से ऊंट की कोहान में पानी सेव होता है ना, कि भाई सरद सहरा पे जाऊंगा तो मुझे भाई प्यास लगेगी तो ऊंट अपनी कोहान से पानी निकाल के पी लेगा, उस तरह से बॉडी बड़ी स्मार्ट मशीन है। एक्स्ट्रा आपने उसको एनर्जी दे दी, तो जितनी वक्त के ऊपर चाहिए थी आपको दे दी, बाकी इसने स्टोर कर ली। अब स्टोर कैसे की? कि जब कार्बोहाइड्रेट्स है तो रोटी ऐसे थोड़ी कि रोटी आपने खाई तो पूरी चपाती आपकी ये फॉर्म चली गई। भाई आप जब रोटी खाओगे तो आपके मुंह जुगाली करेगा, उसका जूस निकलेगा, वो कचूमर बन के जूस की फॉर्म में पेट में जाएगा, फिर पेट उसको और कचूमर निकालेगा, उसका जूस मजीद एक्सट्रैक्ट करेगा, और फिर वो उसके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज आपके खून के अंदर जाएगा और खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब जो खून इस वक्त मेरे पेट में मौजूद है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना। खून का काम है कि पांव से लेके सर तक पूरा सर्कुलेट करता है। जो खून इस वक्त मेरी टांग में मौजूद है थोड़ी देर के बाद ये सर में मौजूद होगा, सर वाला घूमते हुए पांव पे जाएगा, पूरी बॉडी यूं यूं चल रही है। अब मैंने इतना ग्लूकोज जो है खून में डाल दिया, अब वो पूरे खून के अंदर मिक्स हो गया और पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनेटली फैट डिपॉजिट हो गया। 2 रोटियां ब्रेक हुई और पूरी खून के अंदर वो प्रोपोर्शनेटली जाके स्टोर हो गई। तो मेरी पूरी बॉडी की हर हिस्से के ऊपर एक बारीक सी लेयर चढ़ गई फैट की, टांगों पे भी, हिप्स पे भी, चेस्ट पे भी, आर्म्स पे भी, फेस पे भी, नेक पे भी, पूरी बॉडी पे प्रोपोर्शनेटली चर्बी चढ़ गई। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमें भाई सिर्फ पेट टमी लॉस करना है, हमारी पूरी बॉडी ठीक है, हमें सिर्फ मुंह का फैट कम करना है, भाई अगर मुंह से खाना खाते हो और मुंह पे ही फैट लगना चाहिए था तो फिर मुंह फट जाता तुम्हारा, तुम बाकी स्लिम होते। ठीक है सर, ऐसा नहीं होता। खाना पेट में जाता है तो भाई सिर्फ पेट मोटा होना चाहिए था, बाकी पूरी बॉडी तीली की तरह से रहती। बॉडी का एक निजाम है, खून के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनेटली का मतलब हर हिस्से के हिसाब से फैट जाके डिपॉजिट हो जाता है, पूरी लेयर चढ़ जाती है बारीक सी। अब मेरा यही रूटीन है कि डेली मुझे 2 रोटियां चाहिए, लेकिन मैं अगले दिन किसी दिन 3 खा रहा हूं, किसी दिन 4 खा रहा हूं, किसी दिन 5 खा रहा हूं, किसी दिन 6 खा रहा हूं। पूरे दिन में मुझे 2 चाहिए थी, लेकिन मैंने नाश्ते में 2 खाई है, फिर दोपहर में भी 2 खाई है, फिर मैंने साथ में पेप्सी भी पी है, फिर मैंने मीठा तो सुन्नत है वो भी खाई है,
ठीक है ना। तो सुन्नत तो हमें या तो 4 शादियों पे सुन्नत याद आती है या मीठे में सुन्नत याद आती है, बाकी हमें सारी सुन्नतें भूल गई हैं। हमें नमाज की भी सुन्नतें याद नहीं है, ठीक है। 4 शादियों की आदमियों को याद रहती है और मीठे की, तीसरी हम लोगों को कोई सुन्नत याद नहीं है। सही है, ठीक हो गया। तो ये आपको सुन्नत याद आई इस टाइम के ऊपर, तो आपने एक दिन में 2 रोटियां जितनी ग्लूकोज चाहिए थी आपने 8, 10, 15 रोटियों जितनी ग्लूकोज दे दी। तो माशाल्लाह मैं मोटों के साथ क्यों ज्यादती, क्यों मैं इनके साथ डिस्काउंट ऑफर नहीं देता, इनको फिर भी देनी पड़ती है, क्या करें, सिस्टम तो चलाना है, दे देता हूँ। क्यों मुझे इनके साथ हमदर्दी नहीं होती मोटे लोगों के साथ, क्योंकि इन माशाल्लाह इनके पास खाने के लिए पैसे हैं। ये लड़काना थरपारकर अफ्रीका सोमालिया में थोड़ी है कि इनके बेचारे पेट कमर से लगे हुए हों। वो क्या कहते हैं, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। ये सेठ लोगों की निशानी है, गरीब लोगों की निशानी थोड़ी है। हम, मैं और आप तो गरीब लोग हैं भाई, ये आप सेठ आदमी हो, आपके साथ मैं क्यों हमदर्दी करूं। उमर भाई डिस्काउंट देते हैं, यार हालात बहुत खराब है। अबे भाई तेरे हालात खराब होते तो तू खा खा के फट ही नहीं रहा होता। तू, अब किसी ने हवा थोड़ी भरी है तुम्हारे अंदर, पीछे हवा भर दी हो, नहीं, ये आपने खुद खाया है, आपने अपनी सेहत को खुद बर्बाद किया है। तो भाई जब आपने बर्बाद कर दिया तो अब थोड़े बहुत पैसे खर्च करोगे तो फिर मोटिवेट होगे कि हम उस बावली की बात को फॉलो करें। वो पैसे सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि आपको ये ख्याल हो कि भाई मेरे पैसे ठुक गए, अबे भाई लग गए, अब एटलीस्ट यार 2 हफ्ते तो फॉलो करो इसकी बात को, यार 3 हफ्ते तो फॉलो करो, नहीं तो यार मेरे इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे। उन पैसों को बचाने के लिए आप मेहनत करते हो। अब जब आपने 3 हफ्ते वो मेहनत करी तो अब उस मेहनत से जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट यार वाकई में फर्क पड़ रहा है, अब वो रिजल्ट्स आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ चाबी देने तक की हद तक के लिए वो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं जो फीस आपसे ली जाती है, ठीक है। किक स्टार्टर, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये चर्बी जो इकट्ठी हुई है ये क्या है, ये मैं छूरा घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर में। हाँ, अब इंसान का, हाँ, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एज एनर्जी। यानी आप हो आराम पसंद आदमी लेकिन आप खाना चाहते हो शाहाना, तो आपको रिक्वायर्ड है 1 लीटर, आधा लीटर, आप डाल रहे हो 4, 5, 5 लीटर, मतलब ये आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, वो होर्डिंग कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। और होर्डिंग करने वाले के ऊपर अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह के नबी ने, जखीरा अंदोजी करने वाला क्या है, ठीक है। तो जखीरा अंदोजी कर रहे हो आप, आपने घर में भी आलू चावल संभाल के रखा हुआ है और आप यहां पे भी जखीरा अंदोजी कर रहे हो, ये भी जखीरा अंदोजी के अंदर आ रही है आपकी बात। आपको पता है ओबेसिटी, मोटापा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कयामत की निशानियों में से है। तो सहाबा ने उस टाइम पे पूछा, हुजूर मोटापा, क्योंकि उस वक्त तसव्वुर ही नहीं किया जाता, क्योंकि उस वक्त चलना फिरना इतना एक्टिविटी होती थी। और मैंने तो जो सुन्नत पढ़ी है, जो मैंने हदीस पढ़ी है, उसके अंदर ये है कि हुजूर ने कभी चावल नहीं खाए पूरी ज़िंदगी, क्योंकि अरब में चावल नहीं थे। ये आप लोग पढ़िएगा, अरब में चावल नहीं थे। प्लस अल्लाह के नबी ने मैदे वाली रोटियां नहीं खाई, क्योंकि मैदा क्या है ये भी समझ लें क्या है, पहले समझ लें मैदा, क्योंकि हमारे सुनने वालों को ये भी नहीं पता मैदा क्या होता है, मैदा भी सुन लें क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की साइंस समझ में आ गई। अब मैं सिर्फ सरसरी आप लोगों को ऊपर की बातें बता रहा हूं, बाकी सारी डिटेल मैंने वीडियोस में बताई हुई है। अब मैदा क्या है, एक गंदुम का दाना है, गंदुम का एक दाना होता है, वीट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, एक दाना है। उस दाने के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कहलाता है जर्म, एक हिस्सा कहलाता है ब्रान, एक हिस्सा कहलाता है एंडोस्पर्म। ब्रान और जर्म वो गंदगी वाला जर्म नहीं है, ये बेसिकली मिनरल्स और फाइबर्स है। अब एक गंदुम आपने मिल में प्रोसेस करी, मिल के अंदर जब वो एक दाना गया तो वो 3 टुकड़ों में ब्रेक हो गया, एक हिस्सा है ब्रान, एक हिस्सा है जर्म और एक हिस्सा है एंडोस्पर्म। जब दाने में से आपने ब्रान और जर्म बाहर निकाल दिया, यानी फाइबर छिलका बाहर निकाल दिया, तो वो बच गया वाइट, फाइन आटा जिसको आप बोलते हैं। फाइन का मतलब कि उसको 3-4 दफा मिल से गुजारते हैं तो वो फाइन हो जाता है, मतलब उसमें से छिलका विलका सब उतर जाता है। वो होता ब्राउन है शुरू में, लेकिन जब उसमें से छिलका विलका उतर जाता है तो वो वाइट हो जाता है। तो वही गंदुम का दाना जब उसमें तीनों चीजें शामिल थी तो वो कहलाता है होल व्हीट। इसका मतलब उसमें होल मतलब तीनों चीजें शामिल है, और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मुश्किल, एक चीज के अंदर तीनों चीजें शामिल है यार, 3 कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब जब आपने उसमें से प्रोसेस किया, मिल मशीन में से गया,
प्रोसेस करके आपने उसमें से फाइबर निकाल दिया, जर्म निकाल दिया, ब्रान निकाल दिया, तो अब वो बच गया एंडोस्पर्म, व्हाइट फ्लावर, मैदा, मैदा बन गया, वो फाइन आटा बन गया, छिलका अलग चला गया और फाइन आटा बच गया। ये फाइन आटा कहलाता है मैदा। ये फाइन आटा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो होल व्हीट होता है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। होल व्हीट की शेल्फ लाइफ वो 1 महीने में सड़ जाएगा मिसाल के तौर पे, तो फाइन आटा 8-10 महीने नहीं सड़ेगा। तो फाइन आटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो सेठ है उसको पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो वो अपना पैसे का नुकसान तो नहीं करेगा, तो वो उसको फाइन आटा बना के स्टोर कर देता है ताकि मेरे पास 8 महीने की विंडो मिल जाए बेचने के लिए माल को। 1 महीने के अंदर उसको पता है मेरा सारा माल नहीं बिकेगा, तो वो अपनी प्रॉफिट के चक्कर में आपकी सेहत की मावहन कर रहा है। ठीक है, फाइन आटा बना दिया। अब फाइन आटा शेल्फ लाइफ बढ़ती है। दूसरी चीज, फाइन आटे से फ्लफी टेक्सचर आता है। बेकिंग की इंडस्ट्री फ्लफी टेक्सचर पे चलती है। कैसे? बिस्किट फूलेगा, बन बनेगा, पापे बनेंगे, फूलते हैं ना ये। ठीक है, गंदुम की रोटी जो होल व्हीट की होगी वो उतनी फूलती नहीं है, फाइन आटे की रोटी फूल जाती है। मैदे वाला नान फूलता है, पूरियां फूलती हैं, केक फूलता है, बिस्किट फूलते हैं, रस्क फूलते हैं, व्हाइट वाली डबल रोटी फूलती है, केक पेस्ट्रियां फूलती हैं। केक की इंडस्ट्री, बेकिंग की इंडस्ट्री के अंदर आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फाइन आटे की। तो बेकिंग इंडस्ट्री फुलाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? फाइन आटे की, यानी मैदे की। मैदे की इंडस्ट्री के ऊपर पूरी हमारी इंडस्ट्री चल रही है। कौन सी वाली चल रही है? खाने पीने की। अब आप अपने राइट लेफ्ट, अस्सलाम वालेकुम सलाम, बैठे मैम प्लीज, कोई मसला नहीं है, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। अब आप अपने इर्द गिर्द गौर करें। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि मैदा किस किस चीज में होता है। व्हाइट वाले जो नान होते हैं, किसके? वो पठानों के जो नान है व्हाइट वाले, वो पॉइजन है, पॉइजन। और अगर वो मेरी जबान से नहीं समझना तो उसको सुन्नत के एतबार से समझ ले। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी व्हाइट मैदे वाले नान नहीं खाए, क्योंकि उस जमाने में मिले थोड़ी थी जो प्रोसेस करके बना लेती। ठीक है, कभी पूरी जिंदगी मैदा नहीं खाया। तो अगर आप मैदे वाली रोटी को अवॉइड करते हैं तो एक तरीके से आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। इसके पर एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर जाते हैं और हुजूर कहते हैं, यार आपने बड़ी ज़बरदस्त खिड़की बनाई है अपने घर के अंदर। तो सहाबी कहते हैं, हुजूर यहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती है। तो हुजूर कहते हैं कि अगर आप इसकी ये नियत करते हैं कि इधर 5 टाइम अजान की आवाज़ आती है तो हवा तो आपको वैसे ही आती रहती, लेकिन आपको हर अजान के ऊपर सवाब भी मिलता। तो आप अब जो फिटनेस करेंगे, जो मैदे को अवॉइड करेंगे, ये सोच के अवॉइड करेंगे अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी मैदा नहीं खाया, तो आपकी फिटनेस भी हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा। ये है अल्लाह के नबी, ये है। मैं तो इसको सोचते हुए मैदा नहीं खाता, पसंद ही नहीं करता मैदा। मैदे से वाइट वाले नान बनते हैं, मैदे से वाइट वाली डबल रोटी बनती है, मैदे से बिस्किट बनते हैं, पेस्ट्रियाँ बनती हैं, मैदे से पिज़्ज़ा बनता है, मैदे से बन बनता है, मैदे से आपके ये जो है आपके पिज़्ज़ा पास्ता बनता है, स्पैगेटी इससे बनती है। ठीक है, ये सब मैदे से बनता है। आप अपने राइट लेफ्ट जो देख लें सब मैदा है। आप मैदे को उड़ा देना मार्केट से तो लोगों की सेहत वैसी ठीक हो जाएगी। मैदे से बनती हैं ये चीज़ें। लोगों को, ख़वातीन को नहीं पता मैदा क्या होता है। फिर तो मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ता हूँ। अब मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ लूँ तो बोलते हैं आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ ली। हमारे पे माइंड करते हैं क्लाइंट्स। मैं बोलता हूँ मैंने इन्ना लिल्लाह इसलिए पढ़ी है क्योंकि इन्ना लिल्लाह का क्या मतलब है? जो चीज़ नेमत तुम्हें हमने दी थी हमने ले ली। मैंने बोला अल्लाह ने इल्म की नेमत आपसे उठा ली, अब इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। आपके पास इल्म चला गया है, ठीक है, आप इन्ना लिल्लाह पढ़ ले। हाँ सही है, तो इन्ना लिल्लाह का मतलब भी नहीं पता। ठीक है, बाल की खाल निकालनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अरब में चावल ही नहीं थे। अल्लाह के नबी ने पूरी ज़िंदगी चावल नहीं खाया। हमारी तो इंडस्ट्री चावल पे चल रही है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी संडे नहीं गुजर रहा अगर हम ये गंदे मैदे वाले नान और पूरियां पराठे ना खाएं। गलीज तरीन आइटम है। ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं आपको खिला रही है, या कोई भी नहीं खिला रहा। सही है, यहाँ तक समझ में आई? मैदे का भी फ़र्क समझ में आ गया। अब आपको फिटनेस करना और कैसे आसान होगा आपके लिए, ये समझें। जिस दिन आपने इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि ये दुनिया एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जब तक आप इस दुनिया में मस्ती मजाक एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ये आजमाइश की जगह है।
जब तक एक इंसान को ये बात समझ में नहीं आएगी वो फंसा रहेगा। आपको ये बात समझ में अगर आ गई कि ये आजमाइश की जगह है तो फिर आपके लिए जिंदगी का हर मामला आसान हो जाएगा। ये